चलिए स्टार्ट करते हैं, होपफुली ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर होगी। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जांपल ऑफ स्कैप फोल्डिंग? स्कैप फोल्डिंग यानी कि वाइगॉस्की, जिसको मचान कह रहे हैं, का एग्जाम्पल कौन सा है? अगर हम बात करें जो स्टूडेंट है अगर वो खुद करे किसी चीज को, तो इन चार ऑप्शंस में से स्कैप फोल्डिंग का एग्जाम्पल कौन सा है? बी, मतलब टेलिंग हर दैट शी कैन डू इट बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन। जी नहीं, स्कैप फोल्डिंग का मतलब है स्ट्रक्चर ऑफ टेम्परेरी हेल्प। टेम्परेरी हेल्प कह सकते हैं आप इसको, उतनी हेल्प जहां पर जरूरत है, जहां पर बच्चा अटक रहा हो। तो बात क्या है? प्रोवाइडिंग अ हाफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल, भाई आधा सॉल्व एग्जाम्पल, ताकि उसको मदद मिल गई फिर आगे वो खुद करे, या जहां अटके, जिस स्टेप पे अटके वहां आप कुछ हिंट दे दें, कुछ क्यूज दे दें, कुछ प्रॉम्प्ट्स दे दें। ठीक है, तो आंसर होगा इसका सी ऑप्शन यानी कि थर्ड। आगे बढ़ जाएंगे सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, योर क्लास हैज लर्नर्स विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, टू असेस देम यू वुड गिव देम। भाई जो आपकी कक्षा है, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं जो अलग अलग तरीके से सीखते हैं। कोई देख के ज्यादा अच्छा सीखता है, कोई सुन के ज्यादा अच्छा सीखता है, बहुत सारे तरीके के लर्नर्स हैं आपकी क्लासरूम में। बताएं एक बार। पहला है ऑप्शन, अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देंगे आप। क्या करेंगे इन चार ऑप्शंस में से? पढ़िए और फिर बताइए। मतलब कि आपकी क्लास में डाइवर्स लर्नर्स हैं, अलग अलग तरह के। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सिर्फ एक तरीके से देना, जो कि गलत है। तो आप क्या करेंगे? वैरायटी ऑफ टास्क्स एंड टेस्ट्स देंगे। भाई मल्टीपल तरह के विविध तरीकों का यूज करेंगे, ताकि विविध जो छात्र हैं या विविध क्षमताओं वाले या इंटरेस्ट वाले, जो डाइवर्स इंटरेस्ट वाले लर्नर्स हैं, डिफरेंट स्टाइल वाले लर्नर्स हैं, वो सीख पाए। ठीक है बात? तो सभी सीख पाए, इसलिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करेंगे। इंटरनेट बीच में अटकता रहेगा, फिर आप पेशेंस रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, nowadays there is a tendency to refer to wrong concepts of children as alternative conceptions. This could be attributed to, भाई रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स को आजकल हम ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स कहने लगे हैं, है ना, जिसको नाइव कॉन्सेप्ट्स करके भी इस बार पूछा था। दिसंबर 2019 में नया नाम दे दिया था ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स को, नाइव कॉन्सेप्ट्स। नाइव मतलब अनुभवहीन या अलग। ठीक, तो हम रॉन्ग कॉन्सेप्ट कहने की जगह कुछ चीजों को हम क्या कह देते हैं? हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव। कैसे? भाई बच्चा कहता है कि भाई अगर मैं चल रहा हूं ट्रेन में, तो ट्रेन के साथ पेड़ भी चल रहे हैं, क्योंकि वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये बच्चे की थिंकिंग है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। अब हम इसको गलत नहीं कहते, हम इसको ऑल्टरनेटिव थिंकिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा तरीका है ये बच्चे के परिप्रेक्ष्य में, बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखने का चीजों को। ठीक, तो हम ये रॉन्ग को आजकल हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग बीइंग नुआंस्ड एंड देयर बीइंग पैसिव लर्नर्स हैं, वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आपके बच्चे सोचने के लायक हैं और उनके अंदर डिफरेंट हैं, वो किससे? बड़ों से। फिर इसके बाद क्या है आपका? यूजिंग फैंसी टर्म्स टू डिस्क्राइब चिल्ड्रंस एरर्स, कोई फैंसी टर्म है ये। चिल्ड्रन बीइंग थॉट ऑफ एज अडल्ट लाइक इन देयर थिंकिंग। तो बात यहां पर ये है कि आप ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि बच्चे भी सोच सकते हैं। अब वो जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो, ठीक है, उनकी थिंकिंग बड़ों की थिंकिंग से डिफरेंट होती है। तो आप ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स इसलिए कहते हैं, रॉन्ग इसलिए नहीं कहते। आप कहते हैं कि भाई ये दूसरा तरीका है उनका सोचने का, इसको हम एग्जांपल्स वगैरह देकर के ठीक करा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टीचर्स रोल इन अ मिडिल स्कूल क्लासरूम? भाई आप एक मिडिल स्कूल क्लासरूम में हैं, आपका बेस्ट रोल क्या होगा? तो इसमें क्लियर नहीं होगा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर्ड है। तो डिस्करेजिंग, आप डिस्करेज नहीं करते मल्टीपल पर्सपेक्टिव को। सिर्फ पावर पॉइंट के थ्रू आप लेक्चर नहीं देंगे, आप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे बच्चों को। किस चीज के लिए? ताकि वो डिस्कशन कर सकें, चर्चा कर सकें। डिस्कशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पर्सपेक्टिव सामने आते हैं, थिंकिंग सामने आती है, रीजनिंग लगती है। आप बहुत सारी चीजें सोचते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं डिस्कशन में, और बहुत सारे लोगों के पर्सपेक्टिव को आप सुन के समझते हैं, इंटरनलाइज भी करते हैं कई बार, फिर अपनी समझ बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोटिवेशन एंड लर्निंग इज राइट? मतलब कि मोटिवेशन, जिसको अभिप्रेरणा, लर्निंग यानी कि अधिगम, इनमें से कौन सी एक बात अभिप्रेरणा और अधिगम के विषय में ठीक है? बहुत बड़े आंसर कर रहे हैं आप लोग। पहला है, मोटिवेशन डज नॉट हैव एनी रोल टू प्ले इन लर्निंग। मोटिवेशन का कोई रोल नहीं होता लर्निंग में, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर है, लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड यूजिंग एक्सटर्नल अवार्ड्स।
Third one is learning is effective only when the students have intrinsic motivation or desire to learn from inside. Intrinsic motivation क्या है? Any day better होती है, यानी इंटरनल है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है जब आप इंटरेस्ट से सीख रहे हो, जो रीजन है वो अंदर हो सीखने का। जैसे आप लोग अभी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो मानती हूँ, ऐसा अज्यूम करती हूँ कि आप लोग अगर अपनी इच्छा से आते हैं ना, तो आपका कोई पैसा फंसा हुआ है कि भाई जबरदस्ती है कि चलो अटेंड कराते हैं, हमने 10,000 रुपये फीस दे दी है ना, आप अपनी इच्छा से आते हैं, ठीक है, नीड हो सकती है बट सीखने की इच्छा कह सकते हैं यहाँ पर। तो सी ऑप्शन, अब जिनका एक ही उद्देश्य है कि नौकरी, तो वो एक केस अलग हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज करेक्ट। लर्निंग के बारे में एक स्टेटमेंट जो सही हो। पहला है, लर्निंग इज अ पैसिव रिसेप्टिव प्रोसेस, यानी सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, या फिर लर्निंग डज नॉट डिपेंड ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, जो पूर्व ज्ञान है उस पर आधारित नहीं होती। तो हम सिंपल अगर मैं बात करूं तो जो आपका लेसन प्लान बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते थे पता नहीं, पाठ योजना, हाँ, तो लेसन प्लान जो आप बनाते हैं उसमें प्रीवियस नॉलेज का आप प्रॉपर कॉलम रखते हैं, आप चेक करते हैं बच्चे से कुछ क्वेश्चंस पूछ करके उसका पूर्व ज्ञान भाई नींव के आधार पर तो ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे ना, ऐसा तो नहीं है बिना नींव रखे या पूर्व ज्ञान को आप जोड़े ना, बच्चे के एक्सपीरियंसेस को आप कनेक्ट करते हैं पढ़ाई से, ठीक है। तो ये भी नहीं है, क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ स्किल्स एक्वायर कर लेना लर्निंग नहीं हो सकती। लर्निंग क्या है, आप लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय एक्शंस। लर्निंग जो है वो आपका जो सोशल एक्शंस है, सोशल इंटरेक्शन है, सोसाइटी से अलग नहीं है, लर्निंग आइसोलेशन में नहीं होगी, ठीक है। तो सामाजिक क्रियाओं का प्रभाव पड़ेगा या समाज का प्रभाव पड़ेगा, लर्निंग अलोन या आइसोलेटेड नहीं है समाज से। Which one of the following is an important activity to enable children to learn? भाई आपको क्या है, स्टार्ट करना है एक तरीके से, वो बोलते नहीं, मतलब आप एक तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी गाड़ी को, या आप बच्चों को क्या कर रहे हैं, एनेबल कर रहे हैं। कौन सी एक एक्टिविटी ज्यादा बेहतर होगी कि वो लर्निंग के लिए पुश हो पाए? पहला बताइए एक बार, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है, एनेबल करेगी उन्हें? बताएं एक बार। कई लोग रिवॉर्ड कह रहे हैं, कई लोग डायलॉग कह रहे हैं, लेक्चर, इंस्ट्रक्शन, चारों चीजें हो सकती हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, डायलॉग। अभी मैंने डिस्कस किया था, डायलॉग से मल्टीपल एस्पेक्ट खुलते हैं आपके दिमाग के। जब हम डिस्कस करते हैं, मैं और आप यहाँ पर या कभी मिल करके मीटअप में या कहीं पर भी, तो वो डिस्कशन क्या है, वो आपको मेरे कुछ पर्सपेक्टिव, मेरे कुछ थॉट्स आपकी तरफ जाएंगे, आपके कुछ थॉट्स मेरी तरफ आएंगे, आप सोचेंगे दिमाग में, मैं सोचूंगी, कितने सारे हम एग्जाम्पल्स यूज करेंगे, कितनी सारी थियोरीज यूज करेंगे, तो क्या है, दिमाग खुलेगा। फिर लर्निंग के लिए आप एनेबल हो जाते हैं, भाई आपके दिमाग में एक प्रॉम्प्ट आता है कि हाँ मुझे सीखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। मतलब इनमें से कौन सा एक जो स्टेटमेंट है वो विकास यानी डेवलपमेंट के बारे में सही है, करेक्ट है? पहला आंसर, पहला ऑप्शन है आपके सामने, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस, मतलब जन्म से सिर्फ एडोलेसेंस तक चलेगा, या फिर डेवलपमेंट चेंजेस गो फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, मतलब एक ही जैसा, एक ही गति से चलेगा डेवलपमेंट पूरे जीवन। ऐसा होता तो पता नहीं आपकी तो हाइट और आपका दिमाग पता नहीं कहां पहुंच जाता, ठीक है। गति जो है धीमी होती रहती है, रेट ऊपर नीचे होता रहता है, डेवलपमेंट ऐसे 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 भी चल सकता है। डेवलपमेंट अकर्स एट अ, बल्कि मतलब स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि वो होता नहीं स्पाइरल वर्सेस लीनियर, तो लीनियर नहीं होता, स्पाइरल होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अकर्स एट अ डिफरेंट रेट अमॉन्ग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, बात बिल्कुल सही है भाई, अलग अलग इंडिविजुअल्स के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, और रेट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। जरूरी नहीं है सबका जो दिमाग है, सारी एक्टिविटीज सब सेम एज में करने लग जाएं, कोई बच्चा पहले बोलेगा, कोई बाद में बोलेगा, कोई किसी चीज को जल्दी समझता है, कोई किसी चीज को धीमे समझता है, टाइम लगता है, मतलब कि रेट डिफरेंट है, स्टेजेस डिफरेंट नहीं है, एक ऑर्डर तो है, लेकिन क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मिडिल चाइल्डहुड इज द पीरियड फ्रॉम, मिडिल चाइल्डहुड को किस से किस की अवस्था को हम मध्य बचपन कह सकते हैं? मिडिल चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड भी हम कई बार कह देते हैं, 6 से 11 वर्ष, यानी फोर्थ ऑप्शन यहां सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 सेज, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एक मिनट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल। भाई जो वातावरण या फिर आपके एनवायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनका कोई रोल नहीं है आपके डेवलपमेंट में, आपकी लर्निंग में। और ये जो बात है, सिंस ग्रोथ ऑफ ईच इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय हिज जेनेटिक मेकअप, एक स्टेटमेंट किसी ने दिया है कि आप अपनी आनुवांशिकता यानी अपनी हेरिडिटी की वजह से ही ग्रो करते हैं, एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं है। अब ये बात कितनी सही है फटाफट से बताओ। पहला है इनकरेक्ट है, सिंस देयर हैव बीन सेवरल रिसर्चेस टू प्रूव दैट एनवायरमेंट कैन हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट। इनकरेक्ट, बिल्कुल ठीक है बात, कई लोग डी ऑप्शन कर रहे हैं। देखो इन्होंने कहा इनकरेक्ट है, लेकिन रीजन क्या दिया ये तो देखो,
सिंस एनवायरमेंटल फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट लिटल इन एन इंडिविजुअल्स ग्रोथ। एनवायरमेंट का कम रोल होता है भाई, वुडवर्थ ने कहा है बराबर रोल है दोनों का, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। एनवायरमेंट तो आपको चोर डकैत पता नहीं क्या बना दे, अगर कितनी भी अच्छी हेरिडिटी हो आपकी, तो एनवायरमेंट का बहुत 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 बड़ा रोल है, और हेरिडिटी का भी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज हैं जिन्होंने प्रूव किया है ये बात को कि जो मेजर इन्फ्लुएंस यानी बहुत बड़ा प्रभाव है आपके वातावरण का आपके विकास पर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, ज्यादा ही हो गया, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। डैश इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ ह्यूमन इन्फेंट बिगिंस टू एक्वायर द नेसेसरी स्किल्स टू परफॉर्म एज अ फंक्शनिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी। भाई ये जो है किस प्रकार की प्रोसेस है, कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में विकसित होगा? बताएं एक बार। बात हो रही है समाज के बारे में। ठीक है, सोचिए जरा, लर्निंग नहीं है ये, सोशलाइजेशन है। आप सीखते हैं, लर्न करते हैं टू अडेप्ट इन द सोसाइटी, टू एडजस्ट इन द सोसाइटी, कि आप समाज के नियम कायदे तौर तरीके कानून किस तरीके से सीखेंगे और किस तरीके से आप समाज के एक सक्रिय मेंबर बनेंगे। तो आंसर क्या होगा? सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की प्रक्रिया, जिस पर एक चैप्टर अभी हमने डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू पियाजे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट? भाई पियाजे के अनुसार कौन सा एक जो एलिमेंट है या कौन सा एक इंपॉर्टेंट रोल है जो किसमें डेवलपमेंट को, विकास को प्रभावित करने में सहायक होगा? कौन सा एक मेजर फैक्टर होगा इन चार ऑप्शंस में से? रीइंफोर्समेंट, बिहेवियरिस्ट बात करते हैं इसकी, स्पेशली स्किनर। लैंग्वेज, इमिटेशन, एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ल्ड। इमिटेशन यानी अनुकरण की बात कौन करेंगे? बेंड्यूरा करेंगे अपनी थियोरी में, जो उनकी थियोरी है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। पियाजे चार चीजों की बात करते हैं, एक आपका सोशल रोल भी है, कंपैरेटिवली कम उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है बट दी है। एक्टिविटी आपकी फिजिकल वर्ल्ड के साथ, आपके जो हेरिडेटरी मेकअप है वो इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा एक और फोर्थ चीज है एक्टिविटी, एक्सपीरियंस, इक्विलिब्रेशन। ठीक, पियाजे अगर ना देखा हो देख लीजिएगा। एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड, भाई भौतिक विश्व के साथ जब आप एक्सपीरियंस करके या एक्टिविटी करके क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करेगा बच्चा, क्योंकि बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट कहा है पियाजे ने, जो अपनी नॉलेज का कंस्ट्रक्ट करेगा, अपनी नॉलेज को, ज्ञान का सृजन करेगा। फिर है द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड। प्री ऑपरेशनल पीरियड यानी पूर्व संक्रियात्मक काल, पियाजे ने जिसको कहा है 2 से 6 वर्ष। 2 से 6 वर्ष का समय है पूर्व संक्रियात्मक काल। बताओ एक बार, आंसर कीजिए। पहला है हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, सिंपल एक एक लाइन के हैं ये, तो आप आंसर करेंगे स्वयं से। अब जितने भी लोग सी आंसर कर रहे हैं बहुत ही गलत दिशा में जा रहे हैं आप। ठीक, आंसर क्या होगा? एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, मैं ही गलत दिशा में चली गई, एक मिनट रुको। एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, बात तो ठीक है यार, इसको देखना पड़ेगा। एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये तो आ जाएगा सेंसरी मोटर में ही। ये लास्ट तक आते आते प्री ऑपरेशनल के ईगो सेंट्रिज्म जो है वो आपका खत्म होने लगता है 4 से 6 साल के बीच में। तो इसका आंसर जो है ये 4th ही मार्क करना, फिर भी इस पे एक स्टार मार्क कर लेना। एक बार मैं फिर से इसको डिस्कस कर लूंगी थोड़ी सी और रिसर्च के साथ, ठीक है। लेकिन आंसर जो है इसका 99% डी ही रहेगा, क्योंकि प्री ऑपरेशनल के लास्ट तक आते आते ईगो सेंट्रिज्म आपका कम होने लगता है। ठीक, ये जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है ये आपका सेंसरी मोटर में आ जाता है फॉर श्योर, जन्म से 2 वर्ष में ही। ठीक, बी नहीं होगा यार, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहां से आ जाएगी, ये दोनों तो मतलब ही नहीं है, दोनों तो फॉर्मल ऑपरेशनल का है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, इनमें से कौन सा एक जो है वो करेक्टली मैच्ड है? हाँ, गोल डायरेक्टेड बिल्कुल डी ही होगा, उसका दूसरा आंसर होगा ही नहीं। फटाफट से आंसर करें। बहुत बढ़िया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये कोहलबर्ग की स्टेजेस दी हुई है यहाँ पर, सिंपल कोहलबर्ग की जो आपका नैतिक विकास है उसकी स्टेजेस हैं। अब आपको उनमें से पहचानना है कि ये कौन सा सही होगा। अगर हम बात करें तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन जो है, जहां पर लॉज आर नॉट फिक्स्ड, ये नहीं होगा। गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, मतलब अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास जो है, यहाँ पर कोई एक जो इंसान है, बच्चा है, वो अप्रूवल पाएगा दूसरों का उनके सामने अच्छा बन के, ताकि लोग उसको अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहें। इसलिए जो आंसर है वो सी होगा, बाकी के मैच नहीं करते। कोहलबर्ग की भी वीडियो ना देखी हो तो जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच ऑफ चिल्ड्रन एज प्रपोज्ड बाय वाइगोस्की। वाइगोस्की के अनुसार जो प्राइवेट स्पीच है आपका, ये कॉन्सेप्ट वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच के बारे में क्या बात की है? फटाफट से आंसर करें। पहला है शोज दैट चिल्ड्रन आर स्टूपिड एंड दस नीड गाइडेंस। बच्चों को स्टूपिड किसी ने नहीं कहा आज तक,
फिर है illustrates that children are egocentric। ये बात तो पियाजे कहते हैं प्राइवेट स्पीच के बारे में कि बच्चे क्या हैं, ईगोसेंट्रिक हैं, ठीक है, ईगोसेंट्रिक हैं। shows that children love themselves, यही कोई बात नहीं हुई। बात है कि जो वाइगोस्की हैं वो कहते हैं प्राइवेट स्पीच क्या है, प्राइवेट स्पीच के द्वारा बच्चे अपने आप को गाइड करते हैं, अपने आप को डायरेक्शन देते हैं, अपने आप को दिशा देते हैं। प्राइवेट स्पीच वही है जिसको हम निज वाक कहते हैं भाई, जो क्या है, मान लो कोई रेलगाड़ी चला रहा है बच्चा, तो उसको जोड़ते हुए कह रहा है अच्छा मैं ऐसे चलूंगा, ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, मतलब खुद से बात करता है, बोल बोल के खुद को दिशा देगा, इसको कहा है वाइगोस्की ने। क्वेश्चन नंबर 16 है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम। भाई वाइगोस्की के अनुसार जो अधिगम है, लर्निंग है, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते किस एक चीज से। फटाफट से आंसर करें फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया। करियर पर क्लास थर्सडे से चलेंगी, इस हफ्ते मैंने कोई क्लास नहीं ली है। आंसर कीजिए फटाफट से, टेंशन क्यों लेते हो, काफी कराया जाएगा। वाइगोस्की के अनुसार लर्निंग को आप किस चीज से नहीं हटा सकते, सोशल कांटेक्ट यार, ये नहीं हो सकता। चेंज इन बिहेवियर जो है लर्निंग, वो कौन बात करते हैं, बिहेवियरिस्ट बात करते हैं, व्यवहारवादी, ना कि कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है। तो ये जो वाइगोस्की के अनुसार आप लर्निंग को, अधिगम को समाज और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य से नहीं हटा सकते, क्योंकि वाइगोस्की कहते हैं जब आप समाज और संस्कृति के कांटेक्ट में आते हैं तब आप सबसे बेहतर सीखते हैं। इनकी थियोरी का नाम ही सोशियो कल्चरल थियोरी या सोशियो कल्चरल सिद्धांत जो है, सोशियो कल्चरल थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। समाज और संस्कृति को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, तीन चीजों को इंपॉर्टेंट देते हैं। एक है, आप एक मिनट रुको, एक है आपका समाज, दूसरा है लैंग्वेज, तीसरा है कल्चर, ठीक है। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वाइगोस्की की थियोरी में। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट 17th क्वेश्चन पर। 17th क्वेश्चन क्या कहेगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंटेल्स दैट क्लासरूम इज। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा क्या बात करेगी, क्लासरूम जो होगा प्रगतिशील शिक्षा में वो कैसा होगा। जॉन डुई ने काफी काम किया प्रोग्रेसिव एजुकेशन को लेकर के, जिसमें हम बच्चे को सेंटर में रखते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की वकालत करेगा। ये अथॉरिटेरियन नहीं होगा, टीचर इसके अंदर होता है, कंट्रोल की बात यहाँ नहीं होती। डेमोक्रेटिक मतलब हर किसी को अधिकार है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, और बच्चे को सेंटर में रखा जाएगा लर्निंग के। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स अ पर्सन विद लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। भाई भाषाई क्षमता या भाषाई बुद्धि जिसकी बात गार्डनर करते हैं, गार्डनर से एक क्वेश्चन हमेशा आता है सीटेट में, बिल्कुल। तो गार्डनर के अनुसार लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल कौन सा एक ऑप्शन है कि आप कह पाए कि बच्चा जो है या व्यक्ति जो है उसमें इंटेलिजेंस कौन सी लिंग्विस्टिक होगी, बताएं एक बार फटाफट से आंसर कीजिए। तो जो व्यक्ति सेंसिटिव होगा किसको, पिच को लेके, साउंड में उतार चढ़ाव वो समझ सके। मेलोडीज जो है, सॉन्ग्स हैं या म्यूजिक है, जैसे कि कई बार आप बहुत ज्यादा डीप फील कर पाते हैं म्यूजिक को, डिफरेंस पता कर पाते हैं साउंड्स में, बहुत ही नोट्स को समझ पाते हैं, तो ये क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, यानी सॉरी लिंग्विस्ट, अरे यार उल्टा कर दिया, हाँ ठीक बात है। सेंसिटिविटी टू द मीनिंग एंड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एंड द वेरिड यूजेस ऑफ लैंग्वेज, बी होगा इसका आंसर, बी। ये तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो गई, बी होगा इसका आंसर। हूं क्या मैं, बी होगा इसका आंसर जो है कि आप लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ है, वो मेलोडी जो है वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज डैश थॉट प्रोसेस। लैंग्वेज क्या करती है थॉट प्रोसेस को, यानी कि आपकी जो थिंकिंग है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाषा का, या पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा। चार ऑप्शंस आपके सामने, कोई फर्क नहीं पड़ता या टोटली फर्क पड़ेगा। भाई एक इन्फ्लुएंस होता है भाषा का विचार पर, ऐसा कौन मानते हैं, ऐसा ली वोर्फ मानते हैं, और वाइगोस्की भी बात करते हैं कि जो लैंग्वेज है वो एक टूल है। तो भाषा क्या है, जो आपकी लैंग्वेज है, मान लो जो भी भाषा आप पढ़ते हैं उसका आप इतिहास पढ़ते हैं, उसकी आप संस्कृति जानते हैं, उसके आप बहुत सारे लिटरेचर को पढ़ते हैं, उसकी बहुत सारी पोएम्स कविताएं वगैरह आप पढ़ते हैं। तो ये जो भाषा है, मान लो आप हिंदी के ज्ञाता हैं, तो जो वो हिंदी का इतिहास है, हिंदी का लिटरेचर है, उसकी जो शैली है वो आपके थॉट को प्रभावित करेगी। मतलब कि भाई जिस कंट्री में जो भाषा है, वो जो भाषा है वो आपके विचार को प्रभावित करती है, जैसा आप पढ़ते हैं वैसा आप सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, आ टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 8th हैज फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस। भाई कक्षा 8 की बुक में दिया हुआ है कि विमेन जो है यानी महिलाएं जो है वो सिर्फ टीचर्स या फिर मेड्स मतलब घर में काम वाली बाई बनेंगी, या तो टीचर बनेंगी, या फिर जो मैन है वो डॉक्टर और पायलट के रूप में दिखाए गए हैं। किताब के अंदर ये डेपिक्शन है। एनसीएफ भी कहता है, बोलते चित्र की बात करता है एनसीएफ, जिसमें वो कहते हैं कि हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को रिमूव करने की बात करें या जेंडर पैरिटी की बात करें, है ना। क्योंकि ये जो इमेजेस हैं, अगर आप
बुक्स में या क्लासरूम में या वीडियोस में आप ये दिखा रहे हैं कि ये तो काम लड़कियों का है, ये लड़कों का है, तो आप बच्चों में जो नई जनरेशन है वो पहले से तो कुछ लेकर के पैदा नहीं हो रही ना कि लड़कियों को ऐसे देखिए लड़कों में अंतर करे, वो तो आप ही सिखा रहे हैं एज अ सोसाइटी उसको। ठीक, तो आंसर क्या होगा, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा देना है, जेंडर रूढ़िबद्धता को, जिसमें आप भेदभाव सिखा रहे हैं कहीं ना कहीं, या एक मैसेज दे रहे हैं भेदभाव का। ठीक है।